अफ्रीकन कैटफिश बेसिकली एक गोश्त खोर मछली है। देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल कैंडिडेट फिश है। कैटफिश की फार्मिंग के ऊपर बहुत से इबहाम मौजूद हैं। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपिनस दुनिया में गंदे से गंदा पानी बर्दाश्त करके उसमें पलने की अहलियत रखने की बिना पर बहुत मशहूर हुई है। पानी में जो कुछ भी मौजूद है ये मछली खा जाएगी। टे लेवल पर अपनी खुराक का 70% नाइट टाइम्स में लेती है। दहाते हैं तो वो भी इसके जिस्म में जाकर डिपॉजिट हो सकती हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो नहायत अहम मौजू के ऊपर है और हमने जो सिलसिला शुरू किया था आप दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का, उसमें अदील हसन सैयद भाई हमारे साथ मौजूद थे और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम बात करते चले आ रहे हैं और हमने आपसे ये वादा भी किया था कि हम इंशाल्लाह उनको मज़ीद भी तकलीफ़ देंगे और उनसे मज़ीद मालूमात लेते रहेंगे। तो आज उस सिलसिले की अगली वीडियो में हम अदील भाई से कुछ बात करेंगे कैट फ़िश की फार्मिंग के ऊपर। पाकिस्तान में कैट फ़िश की फार्मिंग के ऊपर बहुत से इबहाम मौजूद हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम जो शकूक व शुबहात हैं उनको वाज़ेह किया जाए। उसकी फार्मिंग के ऊपर पर एकड़ हमने क्या डालनी है, सीड कहाँ से मिलेगा, फीड क्या होगी उसकी और उसकी मार्केटिंग कैसी होगी, इन तमाम हवालों से हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले मैं ये भी आपको बताता जाऊँ कि हमारे यहाँ कैट फ़िश के हवाले से कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, कुछ हक़ाइक़ भी हैं कि उसकी फ़ीडिंग के ऊपर लोगों को बहुत से एतराज़ात भी हैं, इदारों को भी होते हैं कि आप उसको खिला क्या रहे हैं। यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त फार्मर ही हैं जो किसी न किसी वजह से, हम तो उसे अच्छा नहीं समझते हैं और ना ही प्रमोट करते हैं, कि जो कैट फ़िश है उसको वेस्टेज पे पालते हैं या जैसे मरे हुए जानवर हो गए, इस किस्म की चीज़ों के ऊपर उसको पालते हैं, जिससे उसका जायका भी मुतासर होता है और मछली की जो कंज्यूमर है, जो मछली को खाएगा, उसकी सेहत को भी कंप्रोमाइज़ किया जाता है। तो आज हम अदील भाई से पूछेंगे कि इसको करने का सही तरीका क्या है, इसकी फार्मिंग को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा अदील भाई आपका कि आपने एक दफ़ा फिर हमें टाइम दिया, हमारे साथ आए। तो मेरी बात तो आपने सुन ही ली है कि हम आज किस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी हमें इस मौजू के ऊपर आप जो है ना अपनी कीमती राय से आगाह करें। जी अदील जी ज़रूर। अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपिनस दुनिया में गंदे से गंदा पानी बर्दाश्त करके उसमें पलने की अहलियत रखने की बिना पर बहुत मशहूर हुई है। और पाकिस्तान में वो लोग जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ज़्यादा पानी के रिसोर्सेज नहीं हैं, जगह कम है, पानी कम है और वो थोड़ी जगह से ज़्यादा पैदावार चाहते हैं, तो वो लोग कैटफ़िश की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। क्योंकि दुनिया में और पाकिस्तान में ये दो लिमिटिंग फैक्टर हैं, पानी और ज़मीन। उस लिहाज से अगर अफ्रीकन कैटफ़िश को देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी पोटेंशियल कैंडिडेट फ़िश है कि एक थोड़ी सी जगह पर आप बहुत ज़्यादा मछली पाल सकते हैं, बस उसकी फीड पूरी करते जाएं। तो ये था इस मछली का प्लस पॉइंट, जिसकी वजह से ये 3-4 साल से लोग इस फार्मिंग की तरफ आए हैं। और ये मोस्टली वो लोग आए हैं जिनके पास जगह कम थी लेकिन पैसे थे। तो वो 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल, 8 कनाल, 2 एकड़ वाले लोग वो ट्रेडिशनल फार्मिंग यानी इंडियन मेजर कार्प्स और चाइनीज़ कार्प्स की फार्मिंग, जो कि 1500 से 1600 केजी, 2000 केजी पर एकड़ पर एडम पैदावार दे रही थी, वो नहीं थे करना चाह रहे। क्योंकि एक 8 माह बाद, 10 माह बाद अगर आपको 10-15 हज़ार रुपया पर मंथ प्रॉफिट आए तो वो लोग समझते हैं कि ये शायद कुछ भी नहीं है। तो वो इस वजह से इस मछली की फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो लोग भी इस फार्मिंग की तरफ आए हैं उन्होंने बहुत जल्द ये चीज़ जान ली कि उनके पास मुकम्मल रहनुमाई ना होने की वजह से वो बजाय फ़ायदे के लॉस में जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता नहीं होता कि पानी के अंदर हो क्या रहा है। और अगर आपने कैट फ़िश के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल नहीं की और इसकी फार्मिंग कर ली है तो इट्स नॉट दैट सिंपल लाइक कार्प्स, लाइक तिलापिया, क्योंकि ये मछली गोश्त खोर है। तो जो लोग
इस मछली की फार्मिंग की तरफ आए, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए। जी हम मछली को ज़िंदा मछली खिलाएंगे, हम मुर्गी की आंतें खिलाएंगे। मुर्गी की आंतें खिला के मछली पालना एक थोड़ा सा अनएथिकल फील होता है, लेकिन अगर हम साइंस की टर्म्स में देखें तो ये एक तरह की रीसाइकलिंग है। लेकिन अगर आपका अपना ज़मीर ही मुर्गी की आंतों पर पाली हुई मछली खाने को ना करे, या मुर्दा जानवर खिलाकर वो मछली खाने को ना करे, तो आप कस्टमर्स को किस ज़मीर के साथ ये मछली बेच सकते हैं। अब आते हैं कि जिन लोगों ने इस मछली की फार्मिंग करनी है, उनको थोड़ी सी रहनुमाई प्रोवाइड कर देते हैं कि ये मछली कैसे फार्म की जा सकती है। अफ्रीकन कैटफिश बेसिकली एक गोश्तखोर मछली है। इसके बारे में ये भी मशहूर है कि पौंड में जो कुछ भी हो, ये मोर देन एन कार्निवोर के बाद एक टर्म आती है ओमनीवोर। ओमनीवोर से आगे एक टर्म है, अभी वो मेरे जहन में नहीं आ रही, उसका मैं मतलब ये बता देता हूँ कि पानी में जो कुछ भी मौजूद है ये मछली खा जाएगी। तो इस वजह से, और चूँकि ये जैसे मैंने बताया कार्निवोर गोश्तखोर है, तो ये जो खाती जाएगी वो इसके फ्लैश में जाता जाएगा। तो अगर आपके पानी में कोई दहाते हैं तो वो भी इसके जिस्म में जाकर डिपॉजिट हो सकती हैं, जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। लिहाजा जिस पानी में इसको कल्चर करें वो अच्छा पानी होना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये खानी कंज्यूमर्स ने है। तो इसका 1 से 2 इंच का सीड कराची से आपको मिल जाता है, और भी कई लोग इसकी हैचरी की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि छोटे फार्मर्स और नए फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स थोड़ी जगह से ज़्यादा पैदावार लेने को समझते हैं कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इससे अर्न कर सकते हैं। तो नए लोग इसकी फार्मिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रख रहे हैं। तो जो लोग इसकी फार्मिंग करना चाहें वो 1 से 2 इंच का सीड जो है प्रॉपरली वेल ग्रेडेड, एक यकसा साइज़ का, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये गोश्तखोर मछली है। तो जो गोश्तखोर मछली है अगर वो यकसा साइज़ की नहीं होगी और पौंड में आप उसको प्रॉपर खुराक नहीं दे पाएंगे तो वो आपस में एक दूसरे को खा जाएगी। तो जो 1-2 साल से हमने देखा काफ़ी फार्मर्स ने इससे लॉस भी उठाया कि उनका सर्वाइवल कम निकला। वो ज़्यादा मछली समझ के ज़्यादा फीड खुराक डालते रहे सिस्टम में, एंड ऑफ द डे मछली कम निकली, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आई। तो अब ये मछली चूँकि पार्शियल एयर ब्रीदर है और थोड़ी जगह पर ज़्यादा स्टॉक हो जाती है, तो इसके लिए बड़ा फार्म बनाना ही सबसे पहले गलती होगी। फार्म छोटा रखें और उसके अंदर पहले गोबर या लेयर वेस्ट की मदद से नेचुरल फीड पैदा करें। उसके बाद पूंग को आप पानी के टेम्परेचर के साथ अच्छे से आदी करके, या जिसे हम इंग्लिश में एक्लिमेटाइज करके, तो पूंग को स्टॉक कर दें। पूंग को चंद घंटे भूखा रहने दें, बाहर से कोई फीड ना कराएं। कोशिश करें कि पूंग जो है वो नेचुरल फीड की तरफ अडेप्ट हो जाए। उसके बाद आप हमेशा इस बात को याद रखें कि कैटफिश का सर्वाइवल शुरू के दिनों में ले लिया अगर आपने अच्छा, तो एंड ऑफ द डे आपको ज़्यादा अच्छा सर्वाइवल मिलेगा, ज़्यादा अच्छा बायोमास आएगा और ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन आएगी। तो इस सिलसिले में बहुत सारे फार्मर्स को मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पर बता चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने लॉस उठाया, क्या आपको इसकी मुकम्मल गाइड पता थी? नहीं थी पता। तो मैंने सबको ये बताया कि कैटफिश जो है वो छोटे लेवल पर अपनी खुराक का 70% नाइट टाइम्स में लेती है। तो जो लोग इस फिनोमिने को, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में मछली फार्मिंग है जी कार्प फार्मिंग, उसको लोग नेचुरल फीड पे छोड़ जाते हैं, थोड़े बहुत फीड कराते हैं, वो भी दिन में 1 से 2 टाइम। तो जो बंदा इस तरफ स्विच हो या इस तरह के माइंडसेट का हो कि 2 टाइम खुराक डाल ली काफ़ी है, तो ये सबसे पहला बेसिक स्टेप है जिसमें कैटफिश फार्मर गलती करते हैं। उनका फीड टाइम जो है 4 से 5 टाइम कैटफिश का होना चाहिए, और एक टाइम जो है वो रात 8 बजे के करीब होना चाहिए। और अगर अपने पॉन्ड्स के किनारों के ऊपर आप लाइट्स लगा देंगे और लाइट्स का मुंह तालाब की तरफ कर देंगे, तो जो कीड़े ऊपर आग गिरेंगे उनको भी कैटफिश अच्छे से खा लेगी। बाकी रहा सवाल कि इसको फीड में क्या देनी चाहिए, क्योंकि ये कार्निवोरस फिश है, तो खुराक में इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 35 से 40% प्रोटीन बेस्ड होनी चाहिए। तो आपने ये भी ख्याल रखना है कि अगर आप 40% प्रोटीन की खुराक इसको खिलाएंगे तो आपकी इकोनॉमिक्स शायद मैनेज ना हो। तो नेचुरल फीड का पुश भी आपने पानी में लेयर वेस्ट के साथ, चिकन वेस्ट के साथ मेंटेन रखना है, और उसके बाद आपने जो अच्छे से फार्मूलेटेड फीड है वो इसको खिलानी है, जिसमें कम से कम क्रूड प्रोटीन की मिकदार 35% हो। अब रहा सवाल 1 एकड़ में कितनी मछली डाली जाए, तो आप ये सोच लें कि आपने पैदावार कितनी लेनी है। फ़र्ज़ करें आपने 10 टन 1 एकड़ की पैदावार लेनी है, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ।
और अगर आपकी मछली 1200 ग्राम फीड पर आपको 1 किलो वज़न देती है तो इसका मतलब है आपको 12 टन खुराक चाहिए। तो 12 टन खुराक खिलाने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं तो फिर आप 10,000 मछली या 10 टन को एस्टिमेट रख के तो उस हिसाब से स्टॉकिंग डेंसिटी कर सकते हैं। और कैट फिश के साथ इतनी प्रोडक्शन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट लेवल पे। अगर आपकी कैपेसिटी क्रेडिबिलिटी इतनी नहीं है कि आप इसको पाल सकें, इसकी फीड पूरी कर सकें और इसको दिन में 4 से 5 दफ़ा 2-2 या 3-3 घंटे के वक्फे से आपने फीड देनी है। और ये बात ज़रूर याद रखें कि ये मछली गंदे पानी में भी पल जाती है, लेकिन जब ये बढ़ रही होती है, इसकी ग्रोथ का अमल तेज़ होता है तो ये बहुत वोरेशियसली फीड करती है। तो कुछ मछलियाँ होती हैं वो ज़्यादा फीड कर जाती हैं, फिर उनको गैस्ट्रिक का इशू हो जाता है, तो वो तालाब के किनारे पे आकर या उल्टी हो जाती हैं या ज़मीन पे बैठ जाती हैं, मरना शुरू हो जाती हैं। और वो दूसरी मछलियों के लिए अट्रैक्शन बनती हैं कि हम इस मछली को खा जाएं, या पानी के अंदर स्मेल पैदा कर सकती हैं जो कि मछली के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। तो बेहतर है कि फीड भी 4-5 टाइम्स पे खिलाएं और थोड़ी थोड़ी करके खिलाएं, एकदम फीड इसको ना फेंकें। लेकिन जो चंद मछलियाँ बहुत तेज़ होती हैं इसके अंदर, वो सारी फीड ज़्यादा जल्दी से झपट लेती हैं, तो मछलियों में वेरिएशन भी आती है। अच्छा दिल भाई, अब थोड़ा सा ये बता दें कि एक महफूज तादाद पर एकड़ इसकी कितनी होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल फार्मर अगर करना चाहता है जिसको वो खिला भी सके, तो एक महफूज तादाद कितनी आपके ख्याल में होनी चाहिए? ये हम इसको मैयर करते हैं स्क्वायर मीटर्स पे। ठीक है। 1 एकड़ में होते हैं 4046 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल सही। उस 4046 को आप 46 ऊपर वाले अगर उड़ा दें और 4000 ही उसे कंसीडर कर लें और 2 फिश पर स्क्वायर मीटर आप रखें तो आप शायद इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी 8000 मछली डाल सकते हैं। और अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर सकते तो इसका 30% मोर्टेलिटी काउंट कर निकाल के तो उतनी एक्स्ट्रा मछली डाल। ठीक हो गया। और फीड के मतलब जैसा कि अदील भाई ने भी जिक्र किया, मैं भी जिक्र करता रहता हूँ, दोस्तों को बताता रहता हूँ कि अगर आप फीड इसकी पूरी कर सकते हैं तो तब कैट फिश की तरफ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी 35 से 40% प्रोटीन वाली जो फीड है, वो कमर्शियल जो फीड है, वो आपको 110 रुपये के करीब अब मिलती है मार्केट के अंदर। तो अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप ज़रूर उसकी तरफ जाएँ। बाकी हम लास्टली ये बात करेंगे कि अदील भाई इसकी मार्केट कैसी है, उस हवाले से कुछ दोस्तों को बता दें। ये इस मार्केट पे आते हैं। बेसिकली जो कार्प मछलियाँ हैं वो इकोनॉमिकल रेंज में मिलती हैं और वो इस्टेब्लिश्ड हैं हमारी मार्केट के अंदर, तो वो एक सर्टन रेट पे मिलती हैं, तो लोग उनकी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए रिगार्डलेस ऑफ टेस्ट उनकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको मछली भी खानी है, हाई पे भी कर सकते हैं वो, लेकिन वो खानी ऐसी मछली है जो उनके लिए डिस्टर्बेंस का बायस ना बने, तो वो उस सिलसिले में जाते हैं सॉल की तरफ और ऐसी मछलियों की तरफ जिनके गोश्त में कांटा नहीं होता। अब मछली को कंसीडर किया जाता है ये वाइट मीट है, तो जब भी किसी चीज़ को ख़रीदा जाता है उस पर सबसे पहले उसकी लुक को देखा जाता है। तो जो कैटफिश का मैं समझता हूँ मेरे नज़दीक नेगेटिव पॉइंट है, एक तो इसका कलर अपीयरेंस जो है वो फार्मर को कंज्यूमर को अट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करता। काले रंग की मट्टी नुमा इसका कलर होता है और लंबी लंबी मूंछें होती हैं। एक तो इसका नेगेटिव फैक्टर ये है। दूसरा ये है कि दूसरी मछलियों की तरह इसका गोश्त वाइट नहीं है बल्कि रेड है और थोड़ा ऑयली टेक्सचर भी रखता है। और पाकिस्तान में क्या है कि नॉर्मली तलाई वाली फ़िश खाई जाती है, जिस फ़िश में पहले ही ऑयल मौजूद होगा, जो कि नॉर्मली लोग जब पोल्ट्री का इंटेस्टाइन्स वेस्ट खिलाते हैं, पोल्ट्री का विसरा खिलाते हैं, तो उससे वो ये चीज़ शायद ज़्यादा हो जाती है। बढ़ जाती। तो वो लोग जो तली वाली मछली खाना पसंद करते हैं वो इसको ले तो जाते हैं रिटेलर के कहने पे कि ये इसमें गोश्त में कांटा नहीं है, ये महंगी भी बिक जाती है, झूठ के नाम पे इसको कहते हैं ये नया खग्गा है, चाइना का खग्गा है, या कोई भी इसको नाम दे के बेच लेते हैं। ग्राहक जो फंसता है वो फंसता है कि इस गोश्त में कांटा नहीं है, जो इसका एक प्लस पॉइंट है हाई स्टॉकिंग के अलावा। तो इसके जो नेगेटिव पहलू निकलते हैं, लोग करते हैं इसको तल लेते हैं, तो तलाई में इसका गोश्त बड़ा अजीब सा होता है, तो लोग फिर इससे डिस्करेज होते हैं। जो नया आता है वो 1 या 2 बार तो लेगा, बार बार नहीं लेगा। लेकिन मैंने कुछ फार्मर से सुना है कि अगर इसको अच्छी फीड पे और जिनके पास जंगली मछली बहुत ज़्यादा फार्म में आ चुकी हो उस पे और अच्छी फीड पे पाला जाए और इसकी फ़िश का बारबेक्यू कर लिया जाए, तो वो उस रिगार्ड में, उस सिनेरियो में ये एक्सेप्टेबल है। बहुत शुक्रिया दिल भाई।
दोस्तों आज हमने कैट फ़िश के ऊपर बात की है दिल भाई से। तो इस सारी गुफ्तगू का मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि हम कैट फ़िश की फार्मिंग को कोई डिग्रेड करना चाह रहे हैं, सिर्फ आप तक एक न्यूट्रल मैसेज पहुंचाना था कि इसके क्या प्लस और माइनसेस हैं, ताकि आप अगर इन्वेस्टमेंट अपनी करने जा रहे हैं तो उससे पहले किसी भी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है जिस चीज़ पे करने जा रहे हैं उसके जो मनफी और मुस्बत असरात हैं, पहलू हैं, उनको आप ज़रूर मद्देनज़र रखें और उसके बाद अपना पैसा जो है वो किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करें। हमारा आज की वीडियो का यही मकसद था कि हम कैट फ़िश के मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात करें, क्योंकि बहुत से दोस्त इसमें इंटरेस्टेड थे। जैसा कि अदील भाई ने बताया कि उनकी दिलचस्पी की वजह यही होती है कि ये 1 एकड़ में बहुत ज़्यादा पल जाती है। जैसे काप्स हम 1200 पालते हैं, अदील भाई ने बताया हम 8000 तक पाल सकते हैं आराम से इसको, तो वो एक अट्रैक्शन है। लेकिन उसके साथ साथ इसके जो मनफी पहलू हैं उनको भी आपने मद्देनज़र रखना है। और अगर फीड जो वाला जो पहलू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 70 to 80% हमारा जो ख़र्चा है वही होता ही फीड का ही है, तो उसके ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। इस वीडियो को तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया।